हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और आपको पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को, जिसमें हमारा आज का जो यूनिट वो है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। इससे पहले जितना भी कल्चर हो गया आपका, फैमिली एंड मैरिज हो गया, इसके बाद सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इस सारा चीज़ का ना कि उसको कैसे यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करना है, मैं नोट्स हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड की हूँ और रिवीजन के तौर पे वन शॉट भी डाले हूँ। वो सब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप भी अपने सोशियोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम ज़्यादा वेस्ट किए हुए हम लोग आज अपने नोट्स डिस्कस करते हैं और लास्ट में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। हम लोग देखेंगे क्लिनिकल सोशियोलॉजी, जिसमें इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल सोशियोलॉजी और एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूँगी जो होगा सोशियोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपिंग सर्विस फॉर द एब्यूज्ड। चाहे कोई भी पॉइंट हो, दोनों के लिए मैं सफिशिएंट नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी और ये क्या बोलना चाहता है मैं वो भी आपको समझाऊँगी। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस का, तो इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल सोशियोलॉजी। सबसे पहले आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि क्लिनिकल सोशियोलॉजी डैट मीन्स क्या होता है। सबसे पहले तो सोशियोलॉजी, जिसमें कि सोसाइटी के बारे में स्टडी किया जाता है, फर्स्ट वीडियो से ही हम लोग देख रहे हैं। तो क्लिनिकल का मतलब क्या है, समझना ये चीज़ें हैं, तभी जो है वो पूरा चैप्टर का इसी पॉइंट से पूरा मतलब निकलता है। तो क्लिनिकल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को उसका डायग्नोस करके, मतलब जांच करके और उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो ये सोशियोलॉजी का एक ब्रांच है, जिसमें जैसे कि सोसाइटी में हम लोग जितनी भी सारी चीज़ें देखें, सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी से बना। इसका मेन जैसे बोला जाता है ना कि यूनिट क्या है, तो बिना सोसाइटी के सोशियोलॉजी का फॉर्मेशन नहीं हुआ। उस सोसाइटी में फिर हम लोग को कल्चर ये सब देखना पड़ा, उसमें क्या जो है वो कन्फ्यूजन था, एकोमोडेशन, ये सब करके देखे। लेकिन लास्ट में आपको ये क्यों पढ़ा रहा है कि अब जो है वो जैसे हमारी सोशियोलॉजी में सोसाइटी है, तो सोसाइटी में प्रॉब्लम जो थे वो कैसे सॉल्व सोशियोलॉजी कर रहा था। तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी इसका नाम पड़ा, जिसका मतलब ही होता है कि उसको डायग्नोस करके और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो वही सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, ये सोशियोलॉजी का ही ब्रांच है जो कि क्या करता है, इट इज़ द ह्यूमनिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी और स्पेशलाइजेशन दैट एम टुवर्ड द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल लाइफ। इसका मतलब ये है कि ये क्या काम करता है, तो यह जो है एक तरह से दया, ह्यूमनिस्टी का मतलब होता है किसी के ऊपर, जैसे कि जो लोग अब किसको आप हेल्प कीजिएगा, क्लिनिक में कौन लोग जाते हैं जिनका तबीयत ख़राब हो, जो कि डिसेबल हो, उनको मतलब रियली केयर की ज़रूरत हो, तो ये उन लोगों पे जो है वो ह्यूमनिस्टिक दया दिखाता है। मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब इसके लिए कई सारे सोशियोलॉजिस्ट, मतलब कोई जानता है इंसान वही ना किसी के प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। स्पेशलाइजेशन ये एक स्पेशली उनके लिए ही है जो कि जिन पीपल को प्रॉब्लम है किसी चीज़ से, और क्या वो प्रॉब्लम हम लोग आगे देखेंगे, तो उनके उस पीपल के लाइफ का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्या बोलता है, क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट आर द एनालाइज द इंटरवेंशन, असेस कंडीशन, सॉल्व प्रॉब्लम। यही चीज़ें मेन है यहाँ पे कि क्लिनिकल सोशियोलॉजिस्ट जो थे वो एनालाइज कर रहे थे, इंटरवेंशन कर रहे थे, डैट मीन्स उनके प्रॉब्लम को समझ रहे थे, जान रहे थे, और फिर जो है असेस करके उनके कंडीशन को, किसी चीज़ को आप जब तक समझिएगा नहीं तब तक कैसे ये कर पाइएगा, कैसे उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कीजिएगा। तो वो सोशियोलॉजिस्ट उनके प्रॉब्लम को जान रहे थे, समझ रहे थे, और जो है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। डेफिनेशन क्या है, 2 डेफिनेशन आपको लिखना रहता है, तो दोनों डेफिनेशन बहुत आसान है, बस देखने में बड़ा है। क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑन द वेराइटी ऑफ क्रिटिकली अप्लाइड प्रैक्टिस विच अटेम्प्ट सोशियोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रुप मेंबर इन द कम्युनिटी। तो इसके डिफिनेशन में आपको ये बताना चाह रहा है कि क्लिनिकल सोशियोलॉजी जो है एक मतलब कि ये क्या करता है, तो यह जो है वो एप्लीकेशन है जो कि वेराइटी ऑफ क्रिटिकली कई प्रॉब्लम को देख के, क्रिटिकली प्रॉब्लम को सोल्व करके कई सारे प्रैक्टिस किया गया, तब जो है वो किसी के प्रॉब्लम को पहले डायग्नोस इसमें किया जाता है, देन इसके बाद जो है डायग्नोस जब प्रॉब्लम का पता चल गया तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है किसको, तो कम्युनिटी के जो मेंबर ऑफ ग्रुप है, और उसमें भी हर
जिनको मतलब ये ज़रूरत है, जिनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, उनको ये प्रोवाइड करता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि किसी चीज़ को पहले डायग्नोसिस किए कि आखिर मेन प्रॉब्लम है क्या, फिर उसको जो है वो उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके और उसके बेटर लाइफ, उनका जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है बेटर किए। तो 2 डेफिनेशन लिखना होता है। ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। क्लिनिकल सोशियोलॉजी इज अ काइंड ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी। जैसा कि इसको क्यों अप्लाइड बोला जा रहा है, क्योंकि लोगों पे अप्लाई किया जा रहा है। कई सारे पहले भी देखिए कि प्रैक्टिस करके उनके प्रॉब्लम को सुन के डायग्नोसिस बना के और उनके ऊपर ट्रीटमेंट को अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। और सोशियोलॉजिकल प्रैक्टिस विच इन्वॉल्व इंटीमेट शार्पली रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन, उनकी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया लिंक्ड विद द एफर्ट टू डायग्नोस प्रॉब्लम। इसमें एफर्ट लगाया जाता है डायग्नोस करने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। डायग्नोस मतलब उसको खोजना, जैसे कि आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम जानते हैं, उसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ अगर आप लिंक कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर द कोपिंग विद द प्रॉब्लम। अब डायग्नोस जब पता चल गया तो उनकी उससे कैसे उसको बाहर निकलना है वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये जो है वो सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट, तो सोशियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग सर्विस फॉर एब्यूज। मतलब सबसे पहले अब आपको एब्यूज़ जानना होगा। अगर आप एब्यूज़ जानते हैं तो उसी एब्यूज़ को हटाने के लिए सोशियोलॉजी के थ्रू जो उनमें सोशियोलॉजिस्ट थे वो कुछ स्ट्रैटजीज बनाए जिससे वो उस एब्यूज़ को हटाया जाए। एब्यूज़ का मतलब होता है किसी को इंटेंशनली हार्म पहुंचाना। अब आप सोचिए ना, किसी को आप इंटेंशनली किसको आप हार्म पहुंचा सकते हैं, जिसके पास मतलब या तो पैसे की कमी हो, या फिर वो डिसेबल हो, या फिर उसके पास मतलब अपना वो नहीं ये कर पाता हो, कि मतलब कोई चीज़ का उसके पास कमी हो तभी लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये सारी चीज़ें तो पता ही होगा। तो यही चीज़ें बताती है कि सबसे पहले एब्यूज़ जानिए। तो एब्यूज़ इज डिफाइंड एज द एनी एक्शन दैट इंटेंशनली हार्म इंज्यूरी अनदर पर्सन। किसी पर्सन के द्वारा लोगों, एक बात समझिए, आप फ़ायदा उठाना, और किसी का फ़ायदा आप कब उठाते, जब वो कमज़ोर हो। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो टाइप ऑफ एब्यूज़ हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे सोसाइटी में एब्यूज़, किन किन लोगों को जो है इंटेंशनली दूसरे लोगों के द्वारा जो है हार्म पहुंचाया जा रहा था, लेकिन या फिर उनका फ़ायदा उठाया जा रहा था। तो सबसे पहले जो है वो फिजिकल एब्यूज़ के थ्रू, मतलब तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एब्यूज़। इसमें ये बताएगा कि क्या क्या जो है प्रोसेस अप्लाई करके जो है लोग दूसरे लोगों का फ़ायदा उठा रहे थे, किस तरह से वो जो है वो दूसरे लोगों को हार्म पहुंचा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फर्स्ट है फिजिकल एब्यूज़, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल एंड फाइनेंशियल और नेग्लेक्ट। इस तरह से आपको एग्जाम कॉपी में शो करना होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये बोलना क्या जाता है। फिजिकल एब्यूज़ डैट मीन्स आपको बॉडी से रिलेटेड पता ही है, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता होगा। इन्वॉल्व बॉडी इंजरी, इसमें जो है वो दूसरे पर्सन के द्वारा किसी मतलब उनके पास कोई डिसेबिलिटी, मतलब वो उनका फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि वो ज़रूर कमज़ोर होंगे, और क्या है वो कमज़ोरी हम लोग आगे देखेंगे भी कि इन्वॉल्व बॉडी इंजरी। इसमें जो है बॉडी को इंजरी किया जाता, बॉडी को हार्म पहुंचा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे थप्पड़ मार कर किसी को पिंचिंग, किकिंग एंड चोकिंग करके जो है वो हार्म पहुँचाना। और ये चीज़ें किसको आप ये कीजिएगा, जो कि एबल नहीं है। आप किसी जो अच्छे पर्सन है या फिर जिसके पास पावर है उसको कभी मार सकते हैं। तो ये वनरेबल ग्रुप हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि उन लोग डिसेबल होते हैं, किसी चीज़ की उनके पास कमी होती है तो दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, उनको स्लैपिंग करेंगे, मार पीट देंगे और उनको मतलब जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी चीज़ को जो है वो हमारे सोसाइटी में जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो इस चीज़ को देखे कि जो चीज़ वनरेबल है, जो जिनको लोग इस तरह से कर रहे हैं उसको हटाना है। तो हम लोग वही चीज़ें पढ़ना है, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि एब्यूज़ क्या है, एब्यूज़ किस तरह से पहुंचाया जा सकता है और उसके लिए कौन से ग्रुप है, तब स्ट्रेटजीज अप्लाई किया जाएगा। तो इसका साइन क्या होगा फिजिकल एब्यूज़ का, तो जब कोई थप्पड़ मारेगा तो वहाँ पे ब्रूज टाइप मतलब कुछ मार्क्स आएंगे, लेसरेशन होगा। अगर कस के किसी को किक कर दिया जाए, पिंच कर दिया जाए तो उसमें लेसरेशन मतलब घाव ये सब देखने को मिल सकता है। और फिर वुंड होगा, रोप होगा, मार्क्स, चीन, ये सब फ्रैक्चर, ये सब जो है फिजिकल इंजरी का साइन है। साइकोलॉजिकल एब्यूज़ में क्या आता है, साइकोलॉजिकल डैट मीन्स उसके मेंटली उसको प्रभावित करना। डैट मीन्स रेफर टू डेलिबरेट काउजिंग इमोशनल पेन, जिसमें एग्जाम्पल क्या होगा, किसी को ब्लेम कर रहे हैं झूठ मूठ के, वो गलती नहीं किया फिर भी। नेक्स्ट आता है कि हरासमेंट, उसको जो है
परेशान करना। नेक्स्ट है वर्बल एब्यूज, मतलब जो हम लोग माउथ के थ्रू गाली जो देना होता है ना, वो गाली दे के, अब किसी को गाली दीजिएगा तो वो तो उसको इमोशनली पेन होगा ही। फिर जो है वो बुलिंग ETC, मतलब उसको जो है बुलिंग का मतलब होता है डरा धमकाना, उसको डराना धमकाना, डरा धमका कर रखना। तो वो इस साइकोलॉजिकली इस तरह से एब्यूज लोगों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इसका साइन क्या होगा? जिस लोगों के साथ ये सब किया जाएगा वो इमोशनली जो है अपसेट रहेगा, एक्सट्रीमली विड्रॉ रहेगा, वो अलग रहना चाहेगा, नर्वसनेस उसको में दिखेगा। नेक्स्ट जो है वो सेक्सुअल एब्यूज। इसमें क्या आता है कि रेफर अनवांटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो हार्म पहुंचाया जाता है। ज़्यादातर ये मतलब कि कुछ समाज के गंदे लोग जो हैं वो ये गर्ल्स के साथ ऐसा देखा जाता है, जिसमें क्या होता है सेक्सुअल एक्सप्लिक्ट फोटोग्राफी। और ये चीज़ें जो है ज़्यादातर एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में देखा जाता है कि उन लोग साथ में टाइम स्पेंड किए और वो जो है वो ऐसा सिनेरियो होता है कि फ़ोटो वोटो खींच लिए और वो जो है वो फोटोग्राफिंग, मतलब कि उसको जो है बोला जाता है ना कि हम शेयर कर देंगे, लोगों को बता देंगे। तो उस तरह से ये फ़ायदा उठाया जा रहा है, किसी लड़की को फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन कभी कभी लड़की भी होती है जो लड़का का फ़ायदा उठाती है कि मतलब उस तरह से उसका फ़ोटो क्लिक करके और लोगों में शेयर करना। तो इससे बहुत ज़्यादा, और ये तो हमारी सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, इससे तो आप अवेयर ही होंगे। अनवांटेड जो है वो टचिंग या फिर रेप हो गया, तो ये सब सेक्सुअल एब्यूज़ में आता है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इसका साइन क्या होगा? ब्रूज अराउंड द सेक्सुअल ऑर्गन, फिर वेजाइनल और एनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, और जेनाइटल इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इस सेक्सुअल एब्यूज अगर किसी के साथ जो है उस ये सेक्सुअली एब्यूज किया जाता है तो उसका साइन ए होगा। फाइनेंशियली एब्यूज क्या होता है? अकर व्हेन देयर रिसोर्सेस और इनकम और एडल्ट इम्प्रॉपरली यूज बाय अनदर पर्सन। इसमें क्या होता है कि रिसोर्सेस या इनकम जो है वो मतलब कि लोग फ्रॉड ये सब करते हैं ना कि दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना, कोई उनको डरा धमका कर कोई ऐसा उनके पास फ़ोटो या फिर जो भी हो उनके साथ जो है उनके प्रॉपर्टी उनसे पैसा लेना, ये फाइनेंशियल एब्यूज होता है, फ्रॉड। और ऐसा कब होता है? जब देखते हैं कि हाँ वो जो है वो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास मतलब किसी का एक पर्सन है उसके पास कुछ, मान लीजिए कि उसका ख़राब सा फ़ोटो चला गया, अब जो है उसको ये फ्रॉड करना स्टार्ट कर, तो मेरे को इतना पैसा दो, नहीं तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो वही सब होता है। फ्रॉड हो गया। मिस यूज ऑफ प्रॉपर्टी, विड्रॉइंग मनी इलीगली, मतलब किसी को बोलते हैं कि पैसा तुम इतना विड्रॉ करो नहीं तो तुम्हारे साथ ये करेंगे, उसके बच्चे किसी बच्चे को अपहरण कर लेते हैं और ये सब काम करते हैं। नेक्स्ट है निगलेक्ट, इंक्लूड इग्नोरिंग मेडिकल और फिजिकल केयर, मतलब कि इसमें ज़्यादातर जो एडल्ट जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है, या फिर चाइल्ड को उनके बेसिक नीड को पूरा नहीं किया जाता है, जैसे कि नॉट प्रोवाइडिंग बेसिक आइटम्स सच एज फूड, वाटर, क्लॉथिंग, सेफ लिविंग एनवायरनमेंट, मेडिसिन और हेल्थ केयर। इसका साइन क्या होगा? एक बच्चे को या फिर ओल्ड पर्सन को अगर खाना नहीं दिया जाता तो वो डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे, माल न्यूट्रिशन उनमें देखा जाएगा और अनवांटेड बेड सोर भी देखा जाएगा। अगर कोई पर्सन ज़्यादा दिनों से बेड पे सो रहा है तो वो वहाँ उनके जो जिस तरह से वो सो रहा है उसको मूवमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता तो बेड सोर होने की चांसेस होती है, डैट मीन्स वुंड देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है कि पीपुल वनरेबल फॉर एब्यूज, किस पीपुल को आप जो किसको इंटेंशनली लोग हार्म पहुंचा सकते हैं, कौन से ऐसे पीपुल है? तो जिनके पास जो है वो लैकिंग होगा किसी चीज़ का, या तो वो फिजिकली लैकिंग हो, या फिर उसके पास एजुकेशन ना हो, या फिर किसी कारणवश वो सक्षम नहीं है उतना, इसके कारण जो है लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फर्स्ट आते हैं वुमेन। हालांकि आज की जो सोसाइटी में अब बहुत डेवलपमेंट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हम लोग आगे देखेंगे, पहले वुमेन जो थी अनएजुकेटेड थी, लोग उसे वैल्यू नहीं देते, लेकिन अब पढ़ लिख चुकी है तो अब वनरेबल ग्रुप में वुमेन को नहीं आना चाहिए। लेकिन पहले से ये देखा जा रहा है, अभी भी कई सोसाइटी में देखने को मिलता है, वुमेन आर द मोर वनरेबल फॉर एब्यूज ड्यू टू देयर लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, इन्फीरियर स्टेटस सोसाइटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि उनके पास, क्यों ये वनरेबल थी, क्यों इनके ऊपर लोग जो है इनका फ़ायदा उठा रहे थे? क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं था, इनके पास राइट्स अपना क्या है नहीं पता था, इन्फीरियर स्टेटस था और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता था। अब इसके लिए जो है सोशल प्रोटेक्टिव इंटरवेंशन क्या था? तो
यही सब स्ट्रैटेजीज है। आप ऐसे लिखिएगा तो मार्क्स भी ज़्यादा मिलेगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट के थ्रू क्या आया, उसको भी देखेंगे। तो ये इसको कैसे हटाया गया, कैसे जो है इस चीज़ को कि वुमेन वनरेबल ग्रुप से हटाया जाए, लोग इनका फ़ायदा ना उठाए। तो एजुकेट किया गया गर्ल को। नेक्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया कि जितना लड़का कर सकता है उतना लड़की कर सकती है। एम्पावरमेंट स्ट्रैटेजीज बताया गया, इनको जो है एम्पावर्ड किया गया। नेक्स्ट एल्डरली पीपल जो है वो वनरेबल थे। ये कैसे, तो इसमें बोला जाता है कि ओल्ड पीपल आर द मोर वनरेबल फॉर एब्यूज ड्यू टू लैक ऑफ असेस टू रेगुलर इनकम, डिक्लाइन फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी। क्यों एल्डरली लोगों का फ़ायदा उठा रहे थे लोग, क्योंकि उनके पास जो है वो अब ओल्ड हो चुके हैं, उनके पास इनकम भी कम हो जाता है, वो क्योंकि अब वो काम कर नहीं सकते, उनका मेंटल कैपेसिटी फिजिकल कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके लिए प्रोटेक्शन क्या आया, तो ये बातें तो आपको पता ही होगी कि सरकार जो है वो पेंशन दी। तो ये आप खुद देख रहे होंगे कि क्लिनिकल सोशियोलॉजी मतलब एक सोसाइटी में उसके प्रॉब्लम जो कि जिनका फ़ायदा उठाया जा रहा था उनको जो है वो सरकार के द्वारा या फिर, और ये सारी चीज़ें जो है सोशियोलॉजिस्ट जो थे वो सोसाइटी को देखे कि क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए सरकार के द्वारा या फिर ऐसा ये दिया गया ताकि वो जो वनरेबल ग्रुप है जिनका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उनको जो है एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन हैव अ लिमिटेड ऑटोनॉमी डिपेंडेंसी एंड हेंस आर द मोर प्रोन टू एब्यूज। कई बार चिल्ड्रेन को ऐसा देखा जाता है कि चाइल्ड लोगों को उनके पास इतना है नहीं अपने से खुद काम करने का, ये तो उनसे लोग उनको भी थप्पड़ मारते, कभी कभी मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे काम करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रोटेक्शन क्या आया, इन्हांसिंग पेरेंटिंग स्किल जो मतलब माता पिता को बताएगी कि अभी ये बच्चा है, इनका ग्रोथ का जो है वो इनको अच्छे से केयर कीजिए, जितना ये जैसे ही बड़े होंगे अच्छे से आप इसको ग्रोथ देते हैं, अच्छा से खाना पीना देते हैं तो ये अच्छा आगे चल के कुछ करेगा। तो पेरेंटिंग स्किल को इन्हांस किया गया इसके ताकि चिल्ड्रेन जो है एब्यूज ना बने, उनको हार्म ना पहुंचाए। नेक्स्ट जो वनरेबल ग्रुप थे जिनका फायदा उठाया जा रहा था, जो कि डिसेबिलिटी जिनके पास हो गया था, बीइंग अनेबल टू कैरी आउट फिजिकल वर्क। डिसेबिलिटी का मतलब होता है उनके पास इतना एबल नहीं कि अपने से काम कर पाए, हो सकता है उनको कोई डिजीज कंडीशन हो गया, उनके पास हाथ पैर या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम हो, तो दे आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी, और एक गरीबी भी ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे तो गरीबी इसमें देखा जाता है। तो इसके लिए रिहैबिटेशन जो कि हम लोग नीचे आपको मैं बताऊंगी कि सरकार द्वारा ये चलाया गया स्ट्रेटजीज। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ये चीज़ें मेंशन करना हम लोग को लास्ट है कि एब्यूज प्रिवेंटिंग सोशल स्ट्रेटजीज, जिसको मैं द प्राइमरी एम टू सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल फॉर एब्यूज कीप देम इन सेफ। इसका क्या एम था, जो सोशल स्ट्रेटजीज थी इसका यही एम था कि जिनको लोग इंटेंशनली हार्म पहुंचा रहे थे, फायदा उठा जा रहे थे, उनको सेफ रखा जाए। सम ऑफ द कॉमन स्ट्रेटजीज कौन कौन से थे, तो जो है स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक सपोर्ट टू फैमिली। कई बार फैमिली में पैसे की प्रॉब्लम होने के कारण उन लोग फ्रस्ट्रेट होकर और जैसे कि वुमेन को मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं या फिर अपने बच्चे से भी काम करवाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको पहले इकोनॉमिक स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। फिर एम्पावरिंग द इंडिविजुअल, उनको जो है इंडिविजुअल को एम्पावरिंग किया गया, उनकी जो शक्ति थी उनको पहचान करवाया गया। इन्फॉर्मिंग अबाउट देयर राइट्स, जैसे कि वुमेन्स को मारपीट लोग रहते तो उनको एम्पावर उनको इन्फॉर्म किया गया कि आप भी सोसाइटी में आपका भी उतना ही है कि आपको कोई क्यों मारेगा, तो उनका राइट्स क्या है कि आपको अगर मार पीट रहा है आप पुलिस के पास जाइए कंप्लेन कीजिए, आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अवॉइडिंग पोटेंशियल रिस्क सिचुएशन, मतलब कि जो चीज़ें से रिस्क थी कि मतलब जैसे कि कोई डेंजरस काम करने से डिसेबल लोग हो जा रहे थे तो उसको अवॉइड कीजिए, आप ऐसा क्या काम क्यों कीजिएगा। नेक्स्ट अवेयरनेस राइजिंग, लोगों को जागरूक करना था कि नहीं जिसके साथ गलत हो रहा है ये गलत क्यों होगा, उनको अवेयर करना था। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, जो भी इंफॉर्मेशन थी कि हम अच्छे से पढ़ो, बच्चा जो है वो 14 ईयर से इधर काम नहीं कर सकता है, तो अगर पेरेंट्स काम करवा भी रहे तो तुम बोलो कि हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अब गवर्नमेंट भी प्रोग्राम दिया कि रिड्यूस हो सके एब्यूज, लोग जो इंटेंशनली हार्म पहुंचा रहे थे उसे कैसे बचाया जाए। तो जो वुमेन का जो एजुकेशन लो था, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आया। नेक्स्ट आया दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिटेशन स्कीम, जो हम लोग डिसेबिलिटी के लिए जो देखे थे, तो उसके लिए रिहैबिटेशन जिसको में लोग अच्छे से वहाँ खाना पीना मिलता है और वहाँ लोगों को रिहैबिटेशन मतलब सोसाइटी में फिर से अपना जो भी काम है वो कर पाए, वो सब बताया जाता है। इंटीग्रेट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षा देने के लिए।
जननी सुरक्षा योजना जो कि रेप ये सब या फिर जो इंटेंशनली सेक्सुअल जो ये सब चीज़ें थी उसके लिए औरतों को सुरक्षा योजना चलाया गया औरतों के लिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें जो है वो काम दिया जाता है और जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इकोनॉमिकल। नेशनल हेल्थ मिशन आया हेल्थ को सुधारने के लिए। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो कि साइकोलॉजिकली अनफिट थे उनके लिए। नेक्स्ट स्कॉलरशिप स्कीम, जो बच्चे थे उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा था। जैसे कि इकोनॉमिक, जैसा कि हम लोग देखें कि इकोनॉमिक फिट नहीं होने के कारण, पैसे नहीं होने के कारण लोग बच्चों से काम करवाने लगे, तो उनको सरकार उनके लिए स्कूलें भी खोली और उसके बाद उसको स्कॉलरशिप भी दी, जैसे कि ड्रेस के लिए, खाने के लिए, ये सब सारा चीज़ें दी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, जिससे लोगों को हेल्प किया गया वनरेबल ग्रुप को। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन, तो इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप कि ये जो दोनों टॉपिक है आपके सिलेबस में क्लिनिकल सोशियोलॉजी से रिलेटेड, वो आपका क्लियर हो पाया होगा। अगर मैं एब्यूज़ का बात करूँ, थोड़ा सा आपको फिर से रिवीजन करवाने का मैं कोशिश करूँ। एब्यूज़ कुछ नहीं था, लोग जो है इंटेंशनली वल्नरेबल ग्रुप को जो हार्म पहुँचा रहे थे, उसी सारी चीज़ को एब्यूज मतलब बोलते हैं। और कैसे इसका टाइप्स था, कौन कौन सा वल्नरेबल ग्रुप थे और क्या इसके लिए जो है सर्विस प्रोवाइड किया गया, स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब मैं प्रोवाइड कर दी हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और कोई भी डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपका आंसर मैं दे सकूं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक लास्ट टॉपिक क्लिनिकल सोशियोलॉजी में बचा, उसके बाद मैं इसका भी रिवीजन के तौर पे वन शॉट में डाल दूंगी। लेकिन हाँ, इतना जब मैं आपके लिए कर रही हूँ कि नोट्स भी बनाना, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप मेरे लिए बस इतना कीजिए कि अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने स्टेटस ग्रुप पर लगाइए, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे, वो भी आके ये वीडियो देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्लिनिकल सोशियोलॉजी के लास्ट टॉपिक के साथ।